आई एम सॉरी, किसी तकनीकी के चलते मेरा जो है वीडियो अभी बंद हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। दोस्तों, मैं अभी ये कहना चाह रहा था कि पिछले 2 दिनों में हमारे देश के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि जिसने पूरे देश को स्तब्ध किया है। इसमें पिछले 2 दिनों के अंदर कला के क्षेत्र में इरफान खान, ऋषि कपूर और खेल के क्षेत्र में एक बहुत बड़े पुराने जिन्होंने हमारे देश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल के क्षेत्र में जिसका नेतृत्व किया था, श्री चुन्नी गोस्वामी और राइटर आर.वी. स्मिथ, इन चारों का पिछले 2 दिनों में देहांत हुआ, जो कि पूरा बहुत दुखद है सभी लोगों के लिए। तो मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पर संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और दूसरा कि आज 1 मई है, जिसको हम पूरी दुनिया के अंदर इसको मई दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे भी कहा जाता है, जिसमें कहा जाता है कि दुनिया के मजदूरों एक हो। तो मेरा आज का ये जो सेशन है, ये जो सेशन है, ये इरफान खान, ऋषि कपूर, आर.वी. स्मिथ और चुन्नी गोस्वामी और वो जो मज़दूर थे जो 1 मई 1866 शायद 66 या 68 था, जिन्होंने अपना लाइफ सेक्रीफाइस किया 8 घंटे काम की मांग को लेकर के शिकागो में आज के दिन। तो उनकी याद में मैं आज का सेशन जो है डेडिकेट कर रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है डेथ सेंटेंस, इससे पहले मैंने एक जो सब्जेक्ट किया था कि आर्गुमेंट ऑन सेंटेंस, उसमें उसके बाद ये अगली जो इसकी जो कड़ी है कि जो डेथ सेंटेंस है उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है हिंदुस्तान के अंदर। मैं इसमें कोई अपनी व्यक्तिगत कोई राय नहीं दे रहा हूँ कि डेथ सेंटेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर पूरी दुनिया के स्तर पर ये बहस चलती है कि डेथ सेंटेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन ये माना गया है कि किसी भी सभ्य समाज के लिए, किसी प्रगतिशील समाज के लिए डेथ सेंटेंस को ख़त्म होना चाहिए। मैं यहाँ पर डेथ सेंटेंस की लीगलिटी या उसकी मॉरलिटी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहा। जो भी हमारे देश के अंदर डेथ सेंटेंस को लेकर के लीगल प्रोविजंस हैं, उसके बारे में ही मैं बात करूँगा। और डेथ सेंटेंस को लेकर के जो डेवलपमेंट रहे हैं आज तक, उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात रखूँगा। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो डेथ सेंटेंस है वो हमारे आईपीसी के अंदर है, स्टैट्यूट के अंदर है। तो बीइंग ए सिटीजन, बीइंग ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, वी हैव टू फॉलो द रूल ऑफ द लैंड, रूल ऑफ द लॉ। अभी हम ये मानते हैं कि जो डेथ सेंटेंस है, आप देखेंगे कि आईपीसी के अंदर कुछ सेक्शन के अंदर डेथ सेंटेंस है, वो सभी के अंदर नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि 302 के अंदर अल्टरनेटिव लाइफ इम्प्रिजनमेंट और अल्टरनेटिव तौर पे डेथ पेनल्टी है। इन 1983 में सेक्शन 303 आईपीसी को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके तहत उसको जो है अब वो एप्लीकेबल नहीं है, वो ख़त्म कर दिया गया मिट्ठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले केस के अंदर। तो कुछ ही केसेस के अंदर डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न दिया गया है। अब जो है सवाल ये है कि जो डेथ पेनल्टी है, हम देखते हैं कि सेक्शन 53 ऑफ आईपीसी के अंदर हमने बात की थी कि कितने प्रकार की पनिशमेंट है, तो फाइन से लेकर के डेथ पेनल्टी का प्रोविज़न उसके अंदर दिया गया है। अब ये जो पनिशमेंट का जो क्राइटेरिया है, जो प्रोविजंस हैं हमारे सीआरपीसी के अंदर या क्रिमिनल पेनल लॉ के तहत, तो ये सारा सोशियोलॉजिकल स्कूल के आधार पर है, जो कि बाद में जो लीगल डेवलपमेंट हुए सुप्रीम कोर्ट के तहत, उसमें हम अभी चर्चा में बात करेंगे कि जैसे हम बात करते हैं 354(3) के अंदर सीआरपीसी के तहत
ये बताया गया कि कोई भी कोर्ट कन्विक्शन के बाद अगर ये पाती है, 354 से पहले, जैसे कि हमने कहा कि कई केसेस के अंदर कहा, खासकर राजेश कुमार वर्सेस जीएन सिटी ऑफ दिल्ली 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 235 क्लॉज 2 एंड सेक्शन 354 क्लॉज 3 आर कनेक्टेड, आर इंटरलिंक टू ईच अदर। हमें देखते हैं कि अगर कोर्ट 354(3) के तहत कोई भी सेंटेंस अवार्ड करना चाहती है तो उससे पहले वो 235(2) का कंप्लायंस करेगी। मीनिंग देयर बाय कि पहले वो सेंटेंस पे सुनेगी, सेंटेंस पे सुनने के बाद जो भी उसको जो लगता है, जो भी मिटिगेटिंग या एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं केसेस के, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो 354(3) के तहत सजा सुनाएगी, जो भी एज पर लॉ है। अब वो सजा सुनाने के लिए जब भी वो कोई सेंटेंस पे ऑर्डर पास करेगी कोर्ट, तो 354(3) में लिखा हुआ है कि अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक देना चाहती है तो उसको रीजंस लिखने पड़ेंगे। लेकिन यदि वो डेथ पेनल्टी अवार्ड करना चाहती है तो उसको स्पेशल रीजन देने पड़ेंगे कि किस तरीके से वो एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर के तहत हैं। तो ये जो डेथ पेनल्टी है, आप देखते हैं, हम ये देखते हैं कि 1980 से पहले और 1980 के बाद का जो दौर रहा, वो व्हाट हैपेंड, सो कि जो डेथ सेंटेंस है, सपोज कोर्ट ने कोई भी सेंटेंस अवार्ड किया 354(3) के तहत, तो एक प्रोसीजरल प्रोसेस है कि सेक्शन 365 के तहत जो कोर्ट कंसर्न है, जहाँ पे ट्रायल चला है, उस ट्रायल के जहाँ वो चला, जहाँ पे कोर्ट है, उसके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वो जो कॉपी है सेंटेंस की, चाहे वो लाइफ हो चाहे डेथ हो, वो उनको देगी। ये एक प्रोसीजर है, मैंडेटरी होता है। अब हमारे देश में इतना आसान नहीं है डेथ सेंटेंस को देना, बहुत सारे, क्योंकि हम समझते हैं कि जो लाइफ है वो बहुत प्रीशियस है। हो सकता है कि कानून के बाहर कोर्ट से पहले मान लो कोई भी क्राइम हुआ है तो बहुत आसान होता है जान ले लेना किसी की। जो क्राइम का ग्राफ है, हम देखते हैं कि किन छोटी छोटी बातों पे मर्डर तक हो जाते हैं। लेकिन जब वही अक्यूज लीगल प्रोसेस के अंदर आता है तो हमें देखने में आता है कि जो प्रोसेस है वो प्रो अक्यूज होता है थोड़ा सा। उसके पीछे भी सिद्धांत ये है कि आप देखते हैं कि केस का जो टाइटल होता है वो स्टेट वर्सेस एबीसी, कि उसके अगेंस्ट में स्टेट है और वो अकेला है। तो ऐसा बनाया जाए, ऐसा फ्रेंडली बनाया जाए, प्रोसेस ऐसा बनाया जाए जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पर बेसिस हो, ताकि उसको तमाम मौके मिलें अपने आप को डिफेंड करने के। उसके बहुत सारे अलग अलग, जब हम देखते हैं कि राइट्स ऑफ अक्यूज क्या क्या हैं, वो सीआरपीसी में बहुत सारे दिए गए हैं, उस पर कभी बाद में हम चर्चा करेंगे। इसके पीछे एक फिलॉसफी ये भी है। अभी एक इरफान खान की फिल्म है पांचिंग तोमर, तो उसको हम एक इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक देश का फौजी जिसने देश का नाम रोशन किया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो किस तरीके से अपराधी बन जाता है। तो उस फिल्म में एक वाकया है जब वो मेजर रंधावा से बात करता है कि जब उसने देश के लिए खेला तब किसी ने नहीं जाना, लेकिन जब वो बागी बन गया तो सब उसके बारे में चर्चा करने लगे। किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं कि वो बागी कैसे बन गया। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, क्योंकि कई बार ये संभव नहीं है कि समाज, जैसे हमने कहा कि सोशलिस्ट स्कूल का एक जो जूरिस्प्रूडेंस है उसमें ओपनली हमने ये कहा कि इफ द सोसाइटी कैन नॉट रिफॉर्म द ऑफेंडर then it is punishment for the society, because criminals are not born, they are made in the society, because criminals are not born। तो जब अपराधी समाज में बनता है सामाजिक तौर पर, और उस फिल्म के अंदर दिखाया गया किस तरीके से
वो अच्छा खासा ज़िंदगी जीना चाहता था, लेकिन बाद में वो बागी बन गया और अंत में वो मारा गया पुलिस के हाथ। लेकिन सभी लोग, अब इसको हम कंपेरिजन करें, फिल्म देखी मुल्क, तो मुल्क में ऋषि कपूर का जो फैमिली है, तो जो प्रेशर है, चाहे वो सिस्टम का प्रेशर हो, चाहे वो सोसाइटी का प्रेशर हो, वो सभी लोग नहीं झेल पाते। तो उसमें जो मनोज पहावा ने जो एक्ट किया, वो उसको झेल नहीं पाया, वो मर गया। लेकिन सभी लोग ऋषि कपूर जैसे नहीं होते कि जो डिफेंड कर सकते हो आखिरी दम तक, उन्होंने किया। इसीलिए कहा गया कि ऐसी परिस्थितियों में जहां पर हम एक बेहतर इंसान को नहीं बना सकते, तो वहां पर कोर्ट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि वो क्राइम और क्रिमिनल के दोनों एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स को या सर्कमस्टांसेस को देखे जब भी वो सेंटेंस प्रोनाउंस करे। अब जो है हम देखते हैं कि मान लो कि कोर्ट ने किसी सेक्शन में, सपोज 302 के अंदर डेथ सेंटेंस दे दिया सेशन ट्रायल ने, तो यहाँ पर मुझे जस्टिस बी आर कृष्णा अय्यर की बात याद आती है। उनकी किताब में लिखा था कि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है, नो ह्यूमन बीइंग इज कंप्लीट और परफेक्ट, और खासकर इंसानों का जो दिमाग है वो तो कतई नहीं। हो सकता है कि आप किसी फील्ड में आपको महारत हासिल हो, एक अथॉरिटी हो सकते हैं, लेकिन आप परफेक्ट नहीं हो सकते। इसीलिए सीआरपीसी में प्रोविजन दिया कि मान लीजिए कि पूरे ट्रायल के तहत कोर्ट ये पाती है कि प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, उसके बाद कोर्ट को लगता है आफ्टर द हियरिंग द आर्गुमेंट ऑन द पॉइंट ऑफ सेंटेंस कि सारे एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर जो हैं कम हैं और एग्रेवेटिंग फैक्टर जो ज़्यादा हैं, तो उसको डेथ पेनल्टी दे सकती है। तो आगे प्रोसेस वो करता है सीआरपीसी कि सेक्शन 366 के तहत इट इज़ अ ड्यूटी एंड इट इज़ मैंडेट फॉर द ट्रायल कोर्ट, सेशन कोर्ट, कि वो जो डेथ सेंटेंस है वो कम्युनिकेट करेगा, उनको देगा, फॉरवर्ड करेगा टू द हाई कोर्ट फॉर कंफर्मेशन। इट इज मैंडेटरी रूल एज पर सेक्शन 366। देयर आफ्टर सेक्शन 367 के अंदर जो हाई कोर्ट होगी, जिसमें हमेशा डबल बेंच होती है, उस कंफर्मेशन डेथ सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए वो इंक्वायरी भी इनिशिएट कर सकती है। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि अजय पंडित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब भी डेथ सेंटेंस का कोई केस आएगा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का आया है और कोर्ट जो है उसको डेथ पेनल्टी देना चाहती है, तो वो सो कॉज नोटिस देगी। तो यहाँ पर हाई कोर्ट को पावर दी गई कि आप जो है दोबारा से इस पॉइंट पर, सेंटेंस के पॉइंट पे इंक्वायरी कर सकते हो, कोई भी एविडेंस कॉल कर सकते हो, डिटेल के अंदर एडिशनल एविडेंस कॉल कर सकते हो अपॉन द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज और कन्विक्ट। उसके बाद कोर्ट को यदि लगता है कि आफ्टर हियरिंग द आर्गुमेंट, इंक्वायरी और एविडेंस एज पर सेक्शन 368, 367, तो 368 के अंदर हाई कोर्ट को बहुत वाइड पावर दी गई। पहला ये कि वो उस सेंटेंस को कंफर्म भी कर सकती है या उसके अलावा कोई दूसरा सेंटेंस भी दे सकती है। सेकंड कहते हैं कि वो सेंटेंस को खत्म भी कर सकती है और उस ऑफेंस के लिए कोई दूसरा जो कोई सेंटेंस है वो भी उसको दे सकती है, या उसको 368 के अंदर एक प्रोविजन भी है जो ये कहता है कि हाई कोर्ट तब तक सेंटेंस को कंफर्म नहीं करेगा जब तक जो अपील का टाइम है वो एक्सपायर नहीं होता, और यदि कन्विक्ट ने अपील फाइल कर दी है कोर्ट के अंदर, तो जब तक उस अपील का डिस्पोजल नहीं हो जाता। देयर आफ्टर 369 के अंदर सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि जब भी हाई कोर्ट डेथ सेंटेंस को कंफर्म करेगी तो वो हमेशा डीबी करेगी, डबल बेंच करेगी, हाई कोर्ट सिंगल जज नहीं करेगी। फिर 370 में एक सवाल ये आता है कि मान लीजिए, बिकॉज वी हैव डिफरेंट माइंड, डीबी के अंदर 2 जजेस बैठे हैं, उन्होंने सारा सुना, सुनने के बाद एक जज की राय
है कि इसका जो डेथ सेंटेंस है वो कंफर्म किया जाए, और दूसरे की राय है कि वो उसको एक्विटल किया जाए या लेसर पनिशमेंट किया जाए। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों जजेस की राय में, और ये मैंडेट है इस पर सीआरपीसी कि डेथ सेंटेंस को कंफर्म करने के लिए 2 जजेस की एक राय होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं। तो हमने कहा कि यदि हाई कोर्ट की डीबी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है व्यू का, डिसीजन का, तब क्या? तो सेक्शन 370 में लिखा हुआ है कि अगर 2 राय बनती हैं, कॉन्फ्लिक्ट है डिसीजन में, तो जो हाई कोर्ट है वो सेक्शन 392 के प्रोसीजर को फॉलो करेगी। सेक्शन 392 में क्या है कि जब भी अपील में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर वो जो मैटर है उस पॉइंट पर फर्दर एक सिंगल जज को भेजा जाता है, और जो सिंगल जज के पास जो मैटर गया सुनने के लिए और उन्होंने सुना, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट हियरिंग जो भी डिसीजन आता है सिंगल जज का, चाहे वो कंफर्मेशन के लिए आता है या उसके लेसर के लिए आता है या एक्विटल का आता है, तो जो उसके साथ जो डीबी के अंदर जो मान लो एक कंफर्म था और सिंगल ने कहा है कि कंफर्म होना चाहिए, तो डेथ पेनल्टी कंफर्म हो जाती है। अगर सिंगल बेंच ने कहा कि नहीं इसका एक्विटल होना चाहिए और डीबी के एक जज ने कहा था कि नहीं इसका एक्विटल होना चाहिए, तो ये दोनों बन जाएंगे। तो दैट मीन्स सेक्शन 369 का जो कंप्लायंस हो जाएगा कि 2 जजेस की एक राय बन गई कि इसका एक्विटल होना चाहिए या इसकी डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया जाना चाहिए। तो ये इसके लीगल प्रोविजंस थे जो मैंने इसमें बात कही। अब जो है पिछले खासकर 1980 के बाद का जो लीगल डेवलपमेंट है डेथ सेंटेंस पे, मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मैं अपनी बात रखते समय डेथ सेंटेंस की कोई लीगल वैलिडिटी या मॉरल वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए नहीं बैठा हूं। जो भी लीगल प्रोविजन उसके बारे में बात करने मैं चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई केसेस के अंदर और बहुत सारे जूरिस्ट ने भी ये बात कही कि डेथ सेंटेंस कहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने केस में कहा कि जहां पे लाइफ जो है, लाइफ हैज बीन इररिवोकेबल क्लोज्ड, जहां पर जिंदगी और नहीं जी सकती, वापस नहीं आ सकती। जैसे कहते हैं ना कि मैं बहुत दूर निकल गया हूं, वापस नहीं आ सकता। कई बार फिल्मों के अंदर भी देखते हैं, वैसे आम जिंदगी में देखते हैं, सॉरी मैं बहुत दूर निकल गया, वापस नहीं आ सकता। तो ऐसे केसेस में जहां पर अपराधी जो कन्विक्ट है बहुत दूर निकल जाता है जिंदगी से, जहां से वापस उसका जिंदगी में लौट कर आना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां पर डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है। इसको बहुत ज़्यादा डिफाइन किया लेटर ऑन बहुत सारे केस के अंदर। और एक फिलॉसफी ये भी है डेथ सेंटेंस नहीं देने की, जब हम पढ़ेंगे अगले वाले केस के अंदर, कि कोई भी पनिशमेंट, सपोज somebody has killed me, somebody has killed my someone closer, और उससे मेरा जो इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ, मेरे जो इमोशंस जो खत्म हुए, उसकी जो रिकवरी है वो पैसेज ऑफ द टाइम होगी, वो किसी सेंटेंस से नहीं हो सकती। किसी ने किसी को मार दिया और उसके चलते किसी का जो इमोशनल है उसके लाइफ से बंदा, एक व्यक्ति चला गया, उसकी रिकवरी उस व्यक्ति की डेथ से नहीं हो सकती, क्योंकि हम मानते हैं कि चाहे वो एक्सटर्नल वुंड्स हो या इंटरनल वुंड्स हो, इट टेक्स टाइम टू रिकवर। इसमें समय लगता है रिकवरी में, तो धीरे धीरे वो चीज़ें खत्म होती हैं। तो एक फिलॉसफी ये भी देखिए कि डेथ सेंटेंस नहीं मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस के अंदर आपको और रिसर्च में मिलेगा। अब एक ऐसा दौर आता है 1980 में, जहां पर एक लैंडमार्क जजमेंट आती है, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट है, और एज पर लॉ ऑफ प्रेसिडेंट बच्चन सिंह केस इज द लॉ ऑफ द लैंड। हमें जानते हैं कि अगर किसी विषय पर किसी लीगल विषय पर कोई क्लियरिटी नहीं है और एक बेंच ने वो जजमेंट दे दी है, तो दैट विल बी फॉलो
वो तब तक फॉलो की जाती रहेगी जब तक वो हायर बेंच से, लार्जर बेंच से वो ओवर रूल ना की गई। तो आज तक जो डेथ पेनल्टी का कंसेप्ट है जो इवॉल्व हुआ था बच्चन सिंह वाले केस में, वो आज तक लागू है, क्योंकि बच्चन सिंह की जो जजमेंट है वो 5 जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जजमेंट है जो आज तक ओवर रूल नहीं हुई। तो दैट इज ए लॉ ऑफ द लैंड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो एक डॉक्ट्रिन है जिसको हम कहते हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, उसको डेवलप किया और ये कहा कि जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है दैट इज जनरल और जो डेथ पेनल्टी है दैट इज एक्सेप्शन। और 354(3) के जो स्पेशल रीजंस हैं उसको उन्होंने डिफाइन किया कि किस तरीके से जब भी कोई कोर्ट डेथ सेंटेंस देगी तो किस प्रकार से उस केस के एग्रावेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर को कंसिडर करेगी। इस केस से पहले जगमोहन का एक केस बड़ा फेमस है, उसका रूल चलता था कि कोर्ट 1980 से पहले का मैं बात बता रहा हूं कि कोर्ट जब भी डेथ सेंटेंस देगी तो देखेगी कि किस प्रकार से उसके क्या एग्रावेटिंग फैक्टर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन बच्चन सिंह के केस में ये कहा, एक रेवोल्यूशनरी हम ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट डेवलप हुआ थ्रू दिस केस, कि इस केस में कहा कि जब भी ट्रायल कोर्ट डेथ सेंटेंस देगी तो वो अपराध और अपराधी दोनों के एग्रावेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर्स को असेस करेगी, वो देखेगी, तभी वो उस कंक्लूजन में पहुंचेगी, अदरवाइज नहीं। अन्यथा उससे पहले सिर्फ क्राइम को लेके था, लेकिन इस बार ऑफेंडर को भी कहा गया कि ऑफेंडर ने जो कन्विक्ट है उसने किन परिस्थितियों के अंदर वो अपराध किया। तो हम कई बार देखते हैं कि जैसे कई बार जैसे टेररिस्ट होते हैं, माओइस्ट हैं, नक्सलाइट हैं, मूवमेंट्स में हम देखते हैं कि वो सरेंडर करते हैं। मारा उन लोगों ने भी होता है, लेकिन कोर्ट या गवर्नमेंट उनको फिर रिहेबिलिट करती है, रिफॉर्म करती है, तो वो उस प्रकार की अप्रोच को एक्सेप्ट करते हैं। इसमें फर्दर ये कहा गया कि जो एसेंस ऑफ लॉ है वो ये है कि एक अपराधी में कितने सुधार की गुंजाइश है। डेथ सेंटेंस को देने से पहले कोर्ट ये जज करेगी मिटिगेटिंग और एग्रावेटिंग फैक्टर को देखते हुए कि इस अपराधी में कितनी सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि हम मानते हैं और ये हमारे देश की फिलॉसफी भी है कि हर व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश होती है। फर्दर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कि एग्रावेटिंग जो सर्कमस्टांसेस हैं वो कौन कौन से होंगे, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेटिव डिबेट्स को रेफर किया। डॉक्टर चिटले जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी रिसर्च को, उनके आर्गुमेंट्स को और उनके उनकी जो डिबेट जो थी उसको कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पॉइंट रखे और ये कहा कि जो ये हम फैक्टर बता रहे हैं ये फैक्टर सिर्फ इलस्ट्रेटिव इन नेचर हैं, दे आर जस्ट एग्जाम्पल्स, वी आर नॉट फोर्सिंग, वी आर नॉट गाइडिंग द कोर्ट कि यू हैव टू फॉलो इट, बट अंडर इसकी पेरीफेरी में आप कोई भी जजमेंट दे सकते हैं। व्हाट वर द फैक्टर्स, कि जब भी आप एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करेंगे तो आप देखेंगे कि अपराध किसने किया है, क्या कोई पुलिस ऑफिसर ने, किसी आर्मी के ऑफिसर ने, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। दूसरा कहता है कि क्या कोई प्री प्लानिंग थी, प्री प्लान मैनर से किया गया है, किस ब्रूटिलिटी से किया गया है, और जो विक्टिम है वो कितना डिप्राइव था, लाइक वुमेन, आई एम लाइफ,
शुभी आई एम लाइव। सो कि जो विक्टिम है वो कितना असहाय था। तो ये कुछ पॉइंट्स बताए सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह केस के अंदर कि वो कोर्ट कंसीडर करेगी, लेकिन ये इलिस्ट्रेटिव इन नेचर हैं, क्योंकि हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं। ट्रायल कोर्ट जब भी सेंटेंस देगी तो अब उस पर्टिकुलर केस के जो सर्कमस्टांसिस हैं, एग्रेवेटिंग या मिटिगेटिंग, उसको कंसीडर करेगी। क्योंकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इसको लेकर के कोई भी हम स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं बना सकते, बिकॉज वी हैव ए सोसाइटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमारे यहाँ पे जो समाज है वो अलग अलग किस्म का समाज है, एक जैसा समाज नहीं है। क्राइम करने के जो फाउंडेशंस हैं वो अलग अलग हैं। वी हैव हार्ड कोर क्रिमिनल्स। कई बार हम कहते हैं कि कुछ जो क्रिमिनल्स हैं दे आर विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसिस, तो वी हैव टू डिफरेंशिएट। जिसके अगर हम सेक्शन 299 और 300 आईपीसी को जब बात करें, कभी दूसरे सेशन में हम उसकी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक्सेप्शन के अंदर डाला गया 300 के अंदर, ये 5 एक्सेप्शन है। सो कोर्ट हैज सेड इन दिस केस कि ये जज को ब्लड थर्स्टी नहीं होना चाहिए, उसको लिबरल अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस अपराधी के अंदर कितनी सुधार की गुंजाइश है। अगर उसको लगता है जज को, ट्रायल कोर्ट के जज को, कि हाँ इसकी सुधार की गुंजाइश है, ये सुधर सकता है, वापस लाइफ में वापस आ सकता है और उसके जो ज़िंदगी में वापस आने के रास्ते बंद नहीं हुए हैं, तो उसको रिफॉर्मेटिव अप्रोच अडॉप्ट करते हुए उसको डेथ पेनल्टी की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए। नाउ ये एक लैंडमार्क जजमेंट था। इसके बाद के कुछ और डेवलपमेंट हुए। मैं बहुत सारे केसेस इसके बाद आए हैं और अभी तक आए हैं, मैं उन सब पे चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन कुछ जो मुख्य बिंदु हैं उसको मैं बात करना चाहता हूँ। 1980 के बाद 1983 में एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में जो कि ये इस सुप्रीम कोर्ट के केस में 3 जजेस की बेंच थी, जिन्होंने जो इलस्ट्रेटिव जो एग्जाम्पल्स दिए थे बच्चन सिंह में, उसको इन्होंने लॉ बनाया इस बेंच ने, जिसको कुछ जूरिस्ट ने क्रिटिसाइज भी किया कि यू कैन नॉट लेट डाउन द प्रिंसिपल टू फॉलो बाय द ट्रायल कोर्ट व्हाइल डिटरमाइनिंग और गिविंग डेथ सेंटेंस टू द कन्विक्ट। In this case, Machi Singh case, the Supreme Court held the court, while granting or passing an order for death sentence, will see in which manner the murder has been committed. Second, what was the motive of murder, and what was the magnitude of the crime, and who was the victim, what was the personality of the victim. उनको कहा कि ये जो गाइडलाइंस है ये जो फॉलो करनी पड़ेंगी जब भी आप एग्रावेटिंग फैक्टर्स को काउंट करेंगे डेथ सेंटेंस देने के दौरान, तो यू हैव टू फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग्स। और एक और जो क्रिटिसाइज किया गया जूरिस्ट के द्वारा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह के केस में कहा कि जब भी डेथ सेंटेंस दी जाएगी उस समय दोनों क्राइम एंड क्रिमिनल्स के मिटिगेटिंग और एग्रावेटिंग फैक्टर देखे जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा सा हम देखते हैं कि कोर्ट ने फोकस किया क्राइम पर। ये जो हमने जो 4-5 पॉइंट बताए बच्चन सिंह के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि नहीं ये डिटरमाइन करने पड़ेंगे आपको, ये क्राइम को लेकर, क्रिमिनल को लेकर के नहीं। इसके बाद ये फॉलो होता रहा लॉ। इसके बाद एक केस आया राव जी वर्सेस रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1996। 2 जजेस की बेंच का जजमेंट है।
इसके बाद 5-6 केस और आए सुप्रीम कोर्ट के, जिनके अंदर डेथ पेनल्टी को कंफर्म किया गया। और इन केसेस के अंदर क्या हुआ ये हम जान सकते हैं 2009 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर, जिस केस का नाम है संतोष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जस्टिस एसपी सिन्हा की बेंच ने रावजी रामचंद्र से लेकर के संतोष कुमार से पहले की जो जजमेंट थी जिसमें डेथ एग्जीक्यूट की गई थी, उसको कहा कि दीज जजमेंट पास बाय द सुप्रीम कोर्ट was in per ancurium as it violate the fundamentals and doctrine laid down by the Honorable Supreme Court in the case of Bachchan Singh versus State of Punjab। क्योंकि इन केसेस के अंदर सिर्फ क्राइम को देखा गया, क्रिमिनल्स को देखा नहीं गया। जो कंसेप्ट था, जो डिफाइन किया, जो डॉक्ट्रिन जो बनाई गई थी, वो फॉलो नहीं की। सो संतोष कुमार के केस में जस्टिस सिन्हा ने फिर से कहा कि नो, बच्चन सिंह केस इज द लॉ ऑफ द लैंड एंड एवरीबडी हैज टू फॉलो दैट। मीनिंग देयर बाय, अगर आप लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स इट इज पर एंक्यूरियम, इट वायलेट लॉ ऑफ द लैंड। एंड फर्दर इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस, no, you have to follow the doctrine of rarest of rare case। ऐसे ही नहीं आप सभी केसेस के अंदर डेथ पेनल्टी दोगे। देयर आफ्टर एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो चीज मुझे लगी इस केस के अंदर, जैसे एसपी सिन्हा ने कहा कि एक जज को कभी भी पब्लिक ओपिनियन और पब्लिक मोरालिटी के बेसिस पर या उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं, पिछले कुछ समय मैंने देखा भी, कि जब भी कोई अपराध घटित होता है तो एकदम से आती है आवाज कि फांसी पे लटका दो, चौराहे पे लटका दो, इनको गोली मार दो, वगैरह वगैरह वगैरह। और कभी कभी जल्दी जल्दी के अंदर जजमेंट्स भी हो जाते हैं। और जल्दी जल्दी को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक जजमेंट है जिन्होंने उसमें कहा कि जस्टिस हारिट इज जस्टिस बारिट, कि आप न्याय जल्दी देने के चक्कर में गलत न्याय ना दे दें। सो यू हैव टू प्रोवाइड ऑल द अपॉर्चुनिटीज एज पर द लॉ टू द अक्यूज और द कन्विक्ट पर्सन टू डिफेंड हिमसेल्फ टिल हिज लास्ट ब्रेथ। एंड ये चीज कहा कि जब भी डेथ पेनल्टी देती है कोर्ट, और जो पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक बहस जो इतनी होती है कि नहीं डेथ पेनल्टी दे देनी चाहिए, तो वो जज के लिए, जो ट्रायल कोर्ट का जज है, उसके लिए वो एक एसिड टेस्ट की तरह होता है, जहां पे उसको अपने आप को और इस इंस्टीट्यूशन को एज पर लॉ एस्टेब्लिश करने की जरूरत होती है। पब्लिक ओपिनियन को लेकर के जो जिन लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, तो उसमें एक जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के अंदर एक केस मटेरियल के अंदर आप देखेंगे कि केस था, एग्जैक्ट नाम मुझे भी उसका याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो केव केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर 5 जजेस का जजमेंट है। तो उसके अंदर एक जो जज थे, मैं उस केस के बारे में की डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस ये कहना चाहता हूँ कि उसमें एक जो जज थे, उन्होंने कहा कि ये जो 5 एक्यूज हैं, इनको पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पे छोड़ देना चाहिए। इस ओपिनियन को दूसरे जज साहब ने क्रिटिसाइज किया, उससे वो सहमत नहीं हुए और उन्होंने कहा कि सॉरी, आई एम नॉट एग्री विद दिस पॉइंट बिकॉज पब्लिक ओपिनियन इज ऑलवेज बायस्ड, because public opinion is always created, and what are the mode of the creation of the public opinion? और हम देखते हैं थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज चैनल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आज के हम दौर में देखें तो व्हाट्सएप मीडिया, जहाँ पे कुछ भी न्यूज़ आ रही होती हैं, फॉल्स फेक न्यूज़ आ रही होती हैं, तो फेक
फॉल्स न्यूज के बेसिस पे एक ओपिनियन तैयार किया जाता है। तो ये ऐसे टेस्ट है जुडिशियल ऑफिसर के लिए कि वो किस तरीके से इस पब्लिक ओपिनियन से इन्फ्लुएंस ना हो और जो लॉ ऑफ द लैंड है उसके अकॉर्डिंग अपनी जजमेंट्स दे। सो वी हैव टू सी कि जस्टिस सिन्हा ने बहुत ही बारीकी से इस चीज को महत्व दिया कि नहीं, पब्लिक ओपिनियन कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए जुडिशियल ऑफिसर की जजमेंट को लेकर के। एंड देयर इज ए जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वेयर इन वन इट वाज हेल्ड constitutional morality should prevail over the public morality. Public morality prevail नहीं करेगी in the eyes of law. It is the constitutional morality which shall prevail. So the court has to see कि what is the law of the land which was held by Honorable Supreme Court in the case of Bachchan Singh versus State of Punjab. So it was अभी तक वो उसके बाद कुछ जजमेंट आए, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। देन आफ्टर एक केस आया शत्रुघ्न चौहान। हमारे यहाँ डेथ पेनल्टी को लेके हम कभी कभी जागते हैं सोसाइटी में, कुछ केसेस को लेके जागते हैं, अपराध होते हैं और एक ही अपराध कई बहुत सारी ब्रुटलिटी होती है उस ऑफिस के अंदर, तो हम उसमें चले जाते हैं। जो एक विजन है डेथ पेनल्टी को लेकर के, जो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़िए, रिसर्च पढ़िए, वो डिफीट होते हुए नजर आते हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिर से शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में, ये भी तीन जजेस की बेंच का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली चीज इन्होंने कही कि 11 ऐसे बिंदु, देयर वर 11 फैक्टर्स हैज बीन डिटरमाइंड एंड हेल्ड एंड प्रोवाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस, कि अगर कोई भी केस इन 11 बिंदुओं में फॉल करता है और वो डेथ पेनल्टी में आया सुप्रीम कोर्ट तक, तो उसकी डेथ पेनल्टी को कन्वर्ट कर दीजिए आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और वो 11 पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा जजमेंट को। 11 पॉइंट में है डिले है, मेंटल इलनेस है, सोलिटरी कन्फाइनमेंट है। जैसे अजय बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर डेथ एग्जीक्यूट फांसी से पहले आपने अगर किसी कन्विक्ट को सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा है तो दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गुड कंडक्ट पे अगर कोई एसएलपी है इन लेमिनी डिसमिस कर दी गई है, तो बहुत सारे 11 फैक्टर्स है जिसके अंदर ये कहा गया कि आप डेथ पेनल्टी की जगह इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दीजिए। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु इसके अंदर रखा गया 14 डेज रूल। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये कहा कि अगर एक कॉन्विक्ट डेथ सेंटेंस के कॉन्विक्ट को के सारे लीगल रिकॉर्ड्स खत्म हो जाते हैं, तो जिस दिन सपोज कि प्रेसिडेंट के सामने मर्सी पिटीशन पेंडिंग थी, वो डिसाइड हो गई, वो डिसमिस हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज अगर डिसमिस हो गई है मर्सी पिटीशन, तो इट डजंट मीन कि अगले दिन आप उसको फांसी दे दो। देयर शुड बी ए गैप ऑफ 14 डेज। और इसको लेकर के ये गाइडलाइन थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे देश के जितने भी स्टेट हैं अलग अलग, इन स्टेट के अंदर कोई भी एक प्रिस्क्राइब एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। कहीं पर किसी जेल मैनुअल में एक दिन लिखा हुआ है, कहीं पर 14 डेज लिखा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लो आज मर्सी पिटीशन डिसमिस हुई है, तो विद इन टाइम वो इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए कि उसको कन्विक्ट को, या फिर उसको मिल गई है विद इन टाइम,
इसके पीछे कुछ रीजंस हैं व्हाई इट वाज हैपन, कि 14 डेज रूल क्यों होना चाहिए। वो कहते हैं कि सपोज एक डेथ कन्विक्ट है और दिल्ली में उसको डेथ जो उसकी पेनल्टी है वो एग्जीक्यूट होनी है, देन व्हाट ही विल डू। तो सुप्रीम कोर्ट सेड इन दिस केस एटलीस्ट ही शुड गेट appropriate or sufficient time to meet his family members। यदि उसकी फैमिली मेंबर्स की फैमिली चेन्नई में रहती है, so it will take time to come to Delhi, so एक sufficient time मिलना चाहिए। अगर उसके पास कोई लॉयर नहीं है तो लीगल एड की सुविधा उसको मिलनी चाहिए। और आखिरी में कहा कि उसको इतना समय तो मिलना चाहिए कि वो अपनी सेरेनिटी में आए, अपने भगवान से, अल्लाह से, भगवान से, खुदा से वो बात कर सके कि जो भी उसने किया है एक ऐसे मेंटल पीस में वो होना चाहिए, बातचीत उसकी होनी चाहिए। इतना समय तो दीजिए आप उसको। तो इसके पीछे एक फिलॉसफी है कि अंत समय में वो अपने परिवार से मिल ले, अपने भगवान से मिल ले, बातचीत कर ले। और इस दौरान आप उसको ये भी देखें कि उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है, साइकोलॉजिकल उसका इफेक्ट क्या है, वो मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं है। बहुत सारी चीजें ये कंसीडर की जाती हैं। इसके बाद एक केस और था, ये 1994 का केस है, धनंजय चटर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो सेंटेंसिंग पॉलिसी की फिलॉसफी है उसको रिट्रेट किया पूरा, और चिंता भी जताई कि भाई ये जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा कि जिनको ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए तो उनको मिल गई ज्यादा पनिशमेंट। तो चिंता भी व्यक्त की और ये कहा कि एक प्रॉपर तरीके से कानून का सही तरीके से पालन हो, उसके लिए जो सेंटेंसिंग पॉलिसी है, जो सोशियोलॉजिकल स्कूल है जूरिस्प्रूडेंस का, वो भी एप्लीकेबल हो। और कानून जो है कि जो इम्प्लीमेंट करने की जो मशीनरी है, खासकर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस के अंदर नोट किया कि ये जो प्रोसिक्यूशन है और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनके फेलियर की वजह से जो सही अपराधी है वो छूट जाते हैं, और जो नहीं होते उनको भी जो है सजा हो जाती है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में कहा कि अगर कोई अपराधी एक्विटल हो जाता है, किसकी वजह से? अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी रही है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई जिसकी वजह से छूट गया है, तो इसके ऊपर फाइन लगना चाहिए, इसके खिलाफ जो है आईओ के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सो टू एंड ऑफ द जस्टिस वी थिंक कि जितने भी स्टेट के ऑर्गेन हैं जो जस्टिस की तरफ लेकर के जाते हैं, उनको प्रॉपर अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, ताकि समाज के अंदर जो डेटरेंट पॉलिसी है और जो रिफॉर्मेटिव पॉलिसी है उसका बैलेंस बना रहे। वरना अगर जो पुलिस एजेंसी है, खासकर बहुत कई केसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी जो इनसफिशिएंसी है जिसकी वजह से लोग छूट जाते हैं, जो कि एक और आत्मविश्वास देती है अपराधी को कि नहीं और कर सकते हैं, अब तो हमारा तो कुछ होता ही नहीं है, देख लेंगे क्या होगा। तो इस प्रकार की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ी है। सो यहाँ पर जुडिशरी के ऊपर या जो ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है कि किस तरीके से वो बैलेंस बनाए कि सोसाइटी में, क्योंकि जो स्टेट है वो स्टेट सिर्फ प्रो विक्टिम नहीं है। स्टेट के अंदर सिटीजन है, वो सिटीजन विक्टिम भी हो सकता है और वो अक्यूज भी हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मान लीजिए जो
कोई व्यक्ति है जिसके पास वकील करने के पैसे ही नहीं है, तो आर्टिकल 39A का जो कंसेप्ट आया, फ्री लीगल एड, इट शैल प्रोवाइडेड टू ऑल। और वो तो यहां तक जाता है कि आप सिटीजन भी नहीं है तब भी। अजमल कसाब के केस में बहुत अच्छा बेहतरीन जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि लीगल एड के क्या कंसेप्ट हैं। हम देखते हैं कई बार कि बार एसोसिएशन, वकील लोग कहते हैं कि हम इसका केस नहीं लड़ेंगे, ये इसने अपराध किया है, बट नो, इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी शुड प्रिवेल। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप चाहे आपने कितना भी जघन्य अपराध किया हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत आपको लीगल एड मिलेगी, फ्री लीगल एड मिलेगी। यू कैन नॉट डिनाई, द स्टेट विल प्रोवाइड। सो स्टेट की डबल ड्यूटी बन जाती है कि वो बैलेंस बना के रखे, प्रो विक्टिम भी हो और वो अक्यूज भी हो एज पर द लॉ। देयर आफ्टर, in the last I would like to conclude with this last case, that is भरत सिंह वर्सेस स्टेट, 2014 का केस है, अपने दिल्ली हाई कोर्ट का, डीबी का जजमेंट है, जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर और जस्टिस एमएस मुक्ता गुप्ता का जजमेंट है। इस केस के अंदर क्या हुआ कि एक ऐसे ही डेथ सेंटेंस कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट के पास आई। सो इसमें फिर से आप देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे बच्चन सिंह से लेकर के राजेश कुमार जीएन ऑफ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का केस उसको लिखा और फिर से रिट्रेट किया कि नो, वी हैव टू फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जब भी हाई कोर्ट में मैटर आएगा तो जो उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसकी एविडेंट्री हियरिंग करेगा, जो भी एविडेंस है वो मंगाएगा, ये एग्रेवेटिंग है क्या मिटिगेटिंग फैक्टर है, कि ये एग्जीक्यूट होनी भी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये दोनों चीजें, एग्रेवेटिंग और मिटिगेटिंग फैक्टर, इन रिस्पेक्ट ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल बोथ, नॉट टू द क्राइम ओनली। उसके बाद फर्दर इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा इंक्वायरी करते समय, इसमें प्रोविजनल ऑफिसर जो था उससे एक रिपोर्ट कॉल की गई कि डू वन थिंग, यू जस्ट फाइल ए रिपोर्ट और ये बताइए कि इसकी सोसाइटी में क्या पॉसिबिलिटी है कि ये रिफॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता। आफ्टर ड्यू इन्वेस्टिगेशन, प्रोबेशनर ऑफिसर फाइल्ड अ रिपोर्ट इन द हाई कोर्ट और उसमें लिखा कि यस, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेशनरी रिपोर्ट, on the basis of the law laid down by the Honorable Supreme Court in the case of Bachchan Singh, Honorable High Court reduced his sentence from death penalty to life imprisonment और है कि life imprisonment is a general rule and death penalty is an exception. So मुझे फिलहाल इसमें इतना ही कहना था और ये कहते हुए कि मैंने कोशिश की कि बहुत ब्रीफ में मैं डेथ सेंटेंस पे रखूं। डेथ सेंटेंस हमारे यहाँ है, डिबेट चलती है इस पर, होना ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि स्टैट्यूट में प्रोवाइडेड है, सो वी हैव टू फॉलो इट। लेकिन ये भी देखने की ज़रूरत है कि बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए जुडिशियल ऑफिसर, वी हैव टू फॉलो लॉ ऑफ द लैंड। What is the law of the land in respect to death penalty? That is Bachchan Singh, which is still prevailing because it is still not overruled by higher bench. So I would like to thank all of you. आपने लोगों को ज्वाइन किया और मैं आपसे चाहता हूँ कि आप कुछ सुझाव भी दें और आगे कौन से सब्जेक्ट पर आप सेशन करना चाहते हैं वो मैं चाहता हूँ कि आप रखें। और ये पूरा मेरा जो सेशन है उसकी जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सीनियर एडवोकेट मिस रेबेका जॉन और मेरे सर मिस्टर एसपी जैन सर और रेफरेंसेस बुक जो हैं उन सभी का, जिसके तहत मैं एक छोटा सा सेशन आपके सामने मैं रख सका हूँ। मुझे यकीन है कि आपको पसंद आया होगा और इसी बात को रखते हुए एक बार फिर से मैं मजदूर दिवस की आपको बधाई देता हूँ।
और मज़दूरों के बारे में सोचने के लिए अपील करता हूँ जो आज भी हाशिए पर हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने मुझे